गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है रूल 267 ऑफ राज्यसभा। पॉलिटी के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली अपोजिशन जो है वो राज्यसभा में डिमांड कर रही है कि सारा बिजनेस सस्पेंड कर दिया जाए हाउस का, और सिर्फ मणिपुर इशू के ऊपर जो है वो डिस्कशन की जाए पूरे दिन के लिए। तो इस अपोजिशन की जो डिमांड है वो रूल 267 के अंदर आती है, जिसमें कि पार्लियामेंट सेशंस में जो है डिस्कशन करने की मांग की जा रही है। तो आपको ये पता होगा कि अभी फर्स्ट डे चल रहा था मॉनसून सेशन का। ऑपोजिशन जो है वो मणिपुर को डिस्कस करना चाहती थी, लेकिन चेयरमैन जो है उन्होंने जो है वो उसके ऊपर एग्री नहीं किया, और उन्होंने कहा कि अगर करनी है तो रूल 176 के अंदर शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन ही की जाएगी। तो रूल 267 है क्या, इसके बारे में देख लेते हैं। तो रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस जो है हमारे काउंसिल ऑफ स्टेट्स का, उसमें मेंशन किया गया है कि जब भी रूल 267 के अंदर कोई डिस्कशन होगी तो जो है राज्यसभा के एमपीज़ जो हैं रिटर्न नोटिस देंगे कि सारा जो भी बिज़नेस है, लिस्टेड बिज़नेस है हाउस का, उसको सस्पेंड किया जाए और इस रूल के अंदर डिस्कशन की जाए। फिर चेयरमैन के ऊपर जो है डिपेंड होता है कि वो डिसाइड करेंगे कि क्या जो है इस मोशन को जो है वो एक्सेप्ट किया जाए या फिर जो है इसको ना एक्सेप्ट किया जाए। लेकिन फिर भी मेंबर्स जो हैं वो वोट भी करेंगे, डिटरमिन भी करेंगे कि क्या जो है इस रूल को एक्चुअली सस्पेंड किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है। अब इस रूल का सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस ये है कि ये इतना इंपॉर्टेंट है कि जब इसमें डिस्कशन होती है तो बाकी सारे बिजनेस को जो है ऑन होल्ड कर दिया जाता है, और इसी के ऊपर जो डिस्कशन पूरे दिन की जाती है। फिर कोई भी और डिस्कशन जो है वो सस्पेंशन ऑफ अदर एक्टिविटीज़ की बात नहीं करती, जो ये सिर्फ रूल 267 यही कहता है कि बाकी सारी चीज़ें छोड़ के बाकी सारी चीज़ें सस्पेंड करो, सिर्फ अभी डिस्कशन करो। और क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट है तो गवर्नमेंट को भी इसमें रिस्पॉन्स देना पड़ता है। ठीक है। तो अब ये जो है कंटेंशियस इशू इसलिए बनता आ रहा है क्योंकि अगर विंटर सेशन में भी देखें तो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा ने लगभग 8 ऐसे नोटिस को रिजेक्ट किया सिर्फ 2 दिन के अंदर, कि जिसमें ये डिमांड की जा रही थी कि रूल 267 के अंदर है जो है डिस्कशन की जानी चाहिए। अब शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन जो है 176 के अंदर जो होती है, उसमें एमपी जो है वो कोई भी अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस का मैटर जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी जो है टाइम एलोकेट करती है कि कब जो है ये डिस्कशन की जाएगी, और एमपी को जो है वो नोटिस देना होता है कि कौन सा मैटर रेज़ किया जाएगा और क्यों इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर डिस्कशन करना। फिर चेयरमैन ही ऑफ कोर्स डिसाइड करते हैं उस नोटिस को एक्सेप्ट करना, और जब ये एमपी ये मैटर रेज करते हैं उसके बाद जो बाकी के एमपीज़ हैं वो भी इस मैटर को डिस्कस करते हैं, और जो भी उस मैटर से रिलेटेड मिनिस्टर इंचार्ज है वो उसके ऊपर जवाब देते हैं। ठीक है। तो अब ये रूल 267 में जो है मणिपुर इशू के ऊपर जो है डिस्कशन करने की मांग की जा रही थी। तो मणिपुर वायलेंस आपको पता ही है चल रहा है पिछले 2-3 महीनों से, खासकर फरवरी 2023 से, जब जो है मणिपुर हाई कोर्ट की डायरेक्शन आई स्टेट गवर्नमेंट को कि जो 10 ईयर ओल्ड रिकमेंडेशन है मीती कम्युनिटी को जो है एसटी स्टेटस देने के लिए, उसको जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाए। ठीक है। तब से जो है टेंशन्स चल रही हैं वहाँ पे वैली में, और स्टेट की जो हिल ट्राइब्स हैं ऑफ कोर्स उनके बीच में और मीती कम्युनिटी के बीच में जो है वो टेंशन्स चल रही हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन्स। ये टॉपिक भी पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली एक हिस्टोरिक मूव में राज्यसभा चेयरमैन ने एक जो है पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन्स को रिकॉन्स्टिट्यूट किया है, और उसमें हाफ ऑफ देम जो है वो मेंबर हैं, वो विमेन मेंबर्स हैं। अब जो रूल्स ऑफ राज्यसभा ये कहते हैं चेयरमैन नॉमिनेट करेंगे अमंग द मेंबर्स जो पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन्स होंगे। ये जो बेसिकली जब भी चेयरमैन या डिप्टी चेयरमैन जो है जब जब वो एब्सेंट होंगे हाउस में, तब जो है ये जो पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन्स हैं जो हैं वो हाउस को प्रिजाइड करेंगे। उनके पास वही सेम पावर्स होंगी जो चेयरमैन के पास होती हैं जब वो प्रिजाइड कर रहे होते हैं। लेकिन याद रखो, जब चेयरमैन या फिर डिप्टी चेयरमैन की जो है ऑफिस वेकेंट है, तब जो ये मेंबर ऑफ जो पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन हैं ये प्रिसाइड नहीं कर सकते हाउस के ऊपर। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, कर्च ब्रिज। ये टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको हमने पहले भी डिस्कस किया है। तो कर्च ब्रिज जो कि रशियन मेनलैंड को क्राइमियन पेनिनसुला के साथ जो है ब्लैक सी के थ्रू कनेक्ट करता है, उसके ऊपर अभी रिसेंटली एक बार और अटैक हुआ है यूक्रेनियन सी ड्रोन से। तो ये कर्च ब्रिज जो है कर्च स्ट्रेट के ऊपर बना है, जो कि 19 किलोमीटर लॉन्ग है, और इस पर रेल और रोडवेज दोनों का ब्रिज बनाया गया है। इसको 2018 में रशियन प्रेसिडेंट ने ही जो है वो इनाग्रेट किया था। और अगर जो हम वीडियो फुटेज देखें तो इस ब्रिज को जो है वो अटैक किया गया है, और वो जो टिल्ट हो गया है और हैंग डाउन हो गया है। ठीक है। इससे पहले भी अक्टूबर में जब हमने डिस्कशन किया था तो एक मैसिव ट्रक बॉम्ब जो है उसने डैमेज कर दिया था इस ब्रिज को, जिससे कि 3 लोग जो है वो मर गए थे। यूक्रेन ने ऑफ कोर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम तो नहीं की है, बट जो है प्रेसिडेंट
जो है यूक्रेन के, उन्होंने कहा था कि हमारे वन ऑफ द सक्सेसफुल ऑपरेशंस में से एक है ये। तो अब कर्च ब्रिज इतना इंपॉर्टेंट क्यों है ये भी देख लेते हैं। कर्च ब्रिज इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि रशिया के लिए एक सिंबॉलिक, एडमिनिस्ट्रेटिव और ऑपरेशनल रीजंस के लिए इंपॉर्टेंट है। रशिया जो है वो जैसे ही उन्होंने तो 2014 में अनेक्स किया क्राइमिया को, उसके बाद उन्होंने कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी, क्योंकि रशियन मेन लैंड को वो क्राइमिया के साथ कनेक्ट करना चाहते थे, एक लैंड ब्रिज देना चाहते थे। ठीक है, तो लैंड ब्रिज जो है ये एक्सटेंड हो रहा है नॉर्थ ईस्टर्न यूक्रेन से थ्रू डॉनबास एंड खरसन टू क्रीमिया में। ठीक है, तो रशिया के पास अब लैंड ब्रिज आ चुका है, ये नॉर्थ ईस्टर्न यूक्रेन से जो है एक्सटेंड होते हुए। और कर्च ब्रिज जो है वो एक क्रिटिकल लॉजिस्टिकल सप्लाई लिंक बना है रशियन ट्रूप्स के लिए साउथ में। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं स्टिच्ड शिप बिल्डिंग मेथड। ये टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है और आपके सिक्योरिटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आर्ट एंड कल्चर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो है उन्होंने इंडियन नेवी के साथ एक MOU साइन किया है, जिसमें कि एंशिएंट स्टिच्ड शिप बिल्डिंग मेथड्स को रिवाइव करने का जो है प्लान किया जा रहा है। इस मेथड को टंकाई मेथड भी कहते हैं। ये 2000 साल पुराना एक टेक्निक है शिप बिल्डिंग की, जिसमें शिप्स के जो है वुडन प्लैंक्स को, शिप्स को कंस्ट्रक्ट किया जाता है वुडन प्लैंक्स को स्टिच टुगेदर करके। ठीक है, नेल्स का इस्तेमाल किए बिना जो है उनको आपस में जो है वो स्टिचिंग करके जो है वो वुडन प्लैंक्स को जो है होल्ड किया जाता है, ताकि जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी रहे उनमें और ड्यूरेबिलिटी भी रहे। कोई भी शोल या सैंड बार से टकराने पर जो है वो शिप जो है वो पूरा डैमेज ना हो। हमारे कंट्री के कई कोस्टल रीजन्स में ये जो आर्ट है शिप स्टिचिंग शिप्स की, अभी तक जो है सर्वाइव कर रही है। इंडियन नेवी इस प्रोजेक्ट को पूरा ओवरसी करने वाली है कि कब जो है ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। अगर हम इसकी सिग्निफिकेंस देखें तो ये हमारे कल्चरल हेरिटेज को फ्यूचर जनरेशन्स के लिए प्रिजर्व करेगा। हमारी एक्सपर्टीज़ जो है ट्रेडिशनल शिप राइट्स की, उसको जो है लिवरेज करने का एक प्लान है। फिर हिस्टोरिकल इंटरेक्शंस इंडियन ने जो है हमारी एक तरह से कोस्टल रीजन्स के किस किस के साथ रहे हैं इंडियन ओशन में, उसको एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा और एक सेंस ऑफ प्राइड भी लेकर आएगा इंडिया की रिच मैरीटाइम हेरिटेज में। इस मेथड के बेनिफिट्स क्या हैं कि एक तो ये रिलेटिवली लो कॉस्ट मेथड है शिप बिल्डिंग का, और कई तरह के इससे शिप्स बनाई जा सकती हैं, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ये है कि ये सस्टेनेबल भी है। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं सिनेमाटोग्राफ अमेंडमेंट बिल 2023। गवर्नेंस के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट ने रिसेंटली सिनेमाटोग्राफ अमेंडमेंट बिल 2023 जो है वो राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया है। ये सिनेमाटोग्राफ एक्ट 1952 को अमेंड करता है और ये हार्शर पनिशमेंट लेकर आ रहा है फिल्म पायरेसी के रिलेटेड। ठीक है, इसके अलावा फिल्म की क्लासिफिकेशन भी जो है ये चेंज कर रहा है। अभी तक तो हमारी जो है यूनिवर्सल, एडल्ट और UA की क्लासिफिकेशन होती थी, तो ये UA की जो क्लासिफिकेशन होगी उसमें अलग अलग कैटेगरीज लेके आ रहा है, UA 7+, UA 13+, UA 16+। ठीक है, पहले तो UA 12+ ही एक कैटेगरी होती थी। तो हम जो है इसमें बिल में और जो है स्ट्रिक्टर पनिशमेंट भी लेकर आए हैं पायरेसी से रिलेटेड। एक्ट ऑफ पायरेसी जो है वो लीगली एक ऑफेंस अब जो है बन जाएगा, और पायरेटेड कंटेंट जो है पब्लिश करना भी जो है वो पनिशेबल हो जाएगा। अब जो सिनेमाटोग्राफ एक्ट 1952 है उसके ही मुताबिक अभी तक इंडिया में जो है वो फिल्म्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट की जाती थी। CBFC उसी के अंदर बनाया गया था, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपॉइंट करती है। ये बोर्ड जो है ये पूरी फिल्म को इंटायरली जो है स्क्रूटिनाइज करता था, उसके बेसिस पर जो है क्लासिफिकेशन की जाती थी फिल्म की। बोर्ड जो है रिजेक्शन या सर्टिफिकेट दोनों ही देने की उनके पास पावर होती थी, और लोग जो कि 10 साल के लिए वैलिड होता था। एक्ट जो है ये ऑथोराइज करता है पुलिस को कि सर्च और सीजर करे अगर कोई जो है फिल्म जो है वो एग्जिबिट की जा रही है या पब्लिश की जा रही है बिना जो है वो परमिशंस या बिना जो है एक्ट के प्रोविजन की जो है एक तरह से फुलफिल किए रिक्वायरमेंट्स को। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं mRNA वैक्सीन। साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। रिसर्चर्स ने रिसेंटली एक mRNA बेस्ड वैक्सीन जो है वो डेवलप की है, जो कि इम्यून सेल रिस्पॉन्सेस को जो है वो स्टिमुलेट करेगी अगेंस्ट मलेरिया कॉजिंग पैरासाइट प्लाज्मोडियम। तो mRNA क्या होता है ये भी देख लेते हैं। mRNA एक टाइप ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड RNA है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है, और ये DNA टेम्पलेट से बनता है। इसका रोल क्या होता है कि ये प्रोटीन लेकर जाता है DNA में से और इन्फॉर्मेशन लेकर जाता है, और जो सेल का न्यूक्लियस है, सेल का साइटोप्लाज्म है, वहाँ पर ये लेकर जाता है उसको। ठीक है, mRNA जो है बेसिकली एक फॉर्म ऑफ न्यूक्लिक एसिड होता है, तो ये ट्रैवल करता है और ये ह्यूमन जीनोम को भी हेल्प करता है कि जो कि सेलुलर मशीनरी द्वारा रीड किया जाता है फिर बाद में। अब mRNA वैक्सीन्स क्या होती है? mRNA वैक्सीन्स बेसिकली आपके
एक पीस ऑफ mRNA जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाता है वायरल प्रोटीन का, और यही mRNA जो है वो आपके वायरल प्रोटीन को भी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, जब होता क्या, फिर आप वायरल प्रोटीन जो है बॉडी, जब ये mRNA वैक्सीन देते हो किसी को भी बॉडी में, तो वो वायरल प्रोटीन जो है जब वो प्रोड्यूस होता है उस बॉडी के अंदर, तो जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो रिकग्नाइज कर लेता है कि ये प्रोटीन तो ये तो फॉरेन बॉडी है कोई, ये हमारी जो है ह्यूमन बॉडी का पार्ट नहीं है, और फिर उससे लड़ने के लिए एंटीबॉडीज़ जो है हमारी ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूस करती है। एक बार जब एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो जाती हैं तो फिर जो है ये इस पर्टिकुलर डिसीज़ या फिर जो भी वायरल प्रोटीन है उसके अगेंस्ट वो एंटीबॉडीज़ जो है वो प्रोड्यूस हो जाती हैं, और इन फ्यूचर अगर कभी कोई इन्फेक्शन हो तो वो आइडेंटिफाई कर लेती हैं कि जो ये वायरल प्रोटीन है ये पहले भी हम इससे लड़ चुके हैं, तो ये एंटीबॉडीज़ फिर जो है उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करती हैं। एक mRNA वैक्सीन बनाने के लिए साइंटिस्ट को सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि जो आउटसाइड ऑफ द वायरस पे कौन सा प्रोटीन है, और वो प्रोटीन इतना डिफरेंट होना चाहिए, जो कि जो प्रोटीन जो उन्होंने चूज़ किया है वो इतना डिफरेंट होना चाहिए जो कि आउटसाइड ऑफ द बॉडी के जो है ओन सेल्स के जो प्रोटीन है। ठीक है, फिर उनको आइडेंटिफाई करना पड़ता है डीएनए कहाँ पर है, और उसमें से ही जो है टारगेट प्रोटीन की जो है इन्फॉर्मेशन निकालनी पड़ती है, क्योंकि जो ये टारगेट प्रोटीन है यही डीएनए को कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं रंजीत सागर डैम। ये टॉपिक आपकी इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। रंजीत सागर डैम प्रोजेक्ट जो है उन्होंने अभी 153.97 लाख यूनिट्स जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की है एक सिंगल डे में, जो कि एक रिकॉर्ड है उनके लिए। तो रंजीत सागर डैम, थेन डैम भी इसको हम कहते हैं, एक वाटर रिजर्वायर और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है जो कि रावी रिवर पर बना है पंजाब में। कॉन्क्रीट ग्रेविटी डैम है, साल 2000 में इसको कंप्लीट किया गया था। इसकी हाइट 162 मीटर्स है, और रंजीत सागर डैम लेक या फिर ये थैन लेक के ऊपर भी जो है ये रादर ये जो डैम है एक रंजीत सागर लेक या थैन लेक भी बनाता है। इसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो है वो 600 मेगावाट्स है। अगर हम रावी रिवर के बारे में देखें, वेस्टर्न हिमालयाज़ में ओरिजिनेट होती है, मुल्तान तहसील ऑफ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में, इंडियन स्टेट ऑफ पंजाब और पाकिस्तान में जो है ये एंटर करती है, और वहाँ जाकर जो है ये चेनाब रिवर को ज्वाइन कर लेती है। टोटल लेंथ जो है इसकी 720 किलोमीटर्स है। रावी रिवर की कई सारी ट्रिब्यूटरीज हैं इंडिया में, जैसे भादल, उज, तरना, बसंतर रिवर। ठीक है, और जो है कुछ पाकिस्तान में भी इसके ट्रिब्यूटरीज हैं, एक, 12 और ब्यास रिवर्स। So now let us see all these topics in English. So the first topic is Rule 267 of Rajya Sabha. This topic is important for your polity section. Recently, opposition in Rajya Sabha has been demanding that all other business be suspended and the issue of Manipur violence should be taken up under Rule 267 of the Rajya Sabha. So opposition has demanded that chairman of Rajya Sabha should start discussion or approve discussion under Rule 267 of the Rajya Sabha, and every other matter should be suspended for now. Okay, so what is Rule 267? It is basically a part of Rules of Procedure and Conduct of Business in the Council of States, which is also called Rajya Sabha, and it says that once the consent of the chairman is received and Rule 267 gets applied, then any rule may be suspended in its application. Rajya Sabha MPs can give a written notice to suspend all the listed business of the House on that very day under the Rule 267, and the chairman once decides upon it, then the discussion starts. Rest of the members also have the also vote and determine if the rule should actually be suspended or not. Okay, so what is the significance of this rule? Because all other businesses would be put on hold to discuss the issue of national importance under the Rule 267. That's why it is very important. No other type of discussion which calls for suspension of other activities is there, except of course in Rule 267. That's why it is very important. Government also, because it is it is taking up the entire day, so government is also required to respond to that issue during the discussions under this rule. So why this Rule 267 has become contentious? Because since at least last winter session, chairman of the Rajya Sabha has rejected 8 such notices within 2 days, which have been given under Rule 267 for the suspension of the normal course of business and discussion of the and taking the discussion of matters which are of national importance. Okay, so what is the Rule 1676, which the Rajya Sabha chairman has said that under this particular rule, the Manipur violence issue can be discussed. Okay, so under this provision, an MP can raise a discussion, and of course the time of discussion is allocated by the Business Advisory Committee, and MP will need to give notice specifying the matter which he would be raising and the reasons for raising that matter. Chairman then decides the admissibility of that notice, and once the
this rule gets applicable, or once it is accepted by the chairman, then of course it is followed, this matter is raised, and then it is followed by discussions by the other MPs, and in case required, of course, then the minister in charge of that particular matter responds at the end of discussion. So you know that Manipur has plunged into violence because of a High Court judgment, which directed the state that the state should pursue a 10-year-old recommendation to grant ST status to the Meitei community. So this judgment of the High Court of Manipur has created problems because the hill tribes in the state are protesting against it. So this has also led to historical tensions and riot-like situations. Okay. So the next topic is panel of vice chairpersons. This topic is important for your polity section. So, in a historic move, Rajya Sabha chairman has reconstituted the panel of vice chairpersons of the parliament's upper house, with half of them being women. Okay, so what is this panel of vice chairpersons? So, chairman generally nominates from amongst the members a panel of vice chairpersons who would be presiding over the house in the absence of both the chairman and deputy chairman of the house. So they would have the same power as the chairman when they would be presiding over the house. But remember this important fact, that when a member of the panel of vice chairperson, that if that when the office of chairman or the deputy chairman is vacant, then a member of the panel of vice chairperson cannot preside over the house. Okay. So the next topic is Kerch Bridge. This topic is important for your international relations. We have already discussed about that in last year also. So Kerch Bridge has again suffered an attack. This bridge connects Russian mainland to the Crimean Peninsula in the Black Sea, and this has been attacked by two Ukrainian sea drones. So this Kerch Bridge is built across the Kerch Strait, and it is 19 kilometers long. It has two parallel rail and roadways. It was opened in 2018 by Russian President Putin, and the new videos shows that a portion of the bridge has been tilted and it is hanging down. Last October, a massive truck bomb also damaged this bridge and killed 3 people. Ukraine has not claimed any responsibility officially as of now, but the Ukrainian president has said that it is one of the most successful operations of the Ukrainian forces until in the last few years. So why is this Kerch Bridge important for Russia? So it is important symbolically, administratively, and for operational reasons also. When Russia annexed Crimea in 2014, there was a need to construct this bridge because they wanted to connect with Crimean Peninsula through the mainland. This bridge is basically a land bridge from the mainland Russia to Crimea, and Russia has now land bridge extended from northeastern Ukraine to through the Donbas and Kherson to Crimea. So this Kerch Bridge remains a critical logistic supply link for Russian troops in the south. So the next topic is stitched shipbuilding method. This topic is important for your security and your art and culture section. So this Ministry of Culture and Indian Navy has signed an MOU to revive ancient stitched shipbuilding methods. It is a 2000-year-old technique of shipbuilding. It is also called Tankai method, where ships are constructed by stitching wooden planks together rather than using the nails. Okay, this offers flexibility and durability, and that's why of course these wooden planks become less susceptible, or the ship at large becomes less susceptible to damage from shoals and sandbars. So this art has survived for in a few coastal regions of India, and now the Indian Navy is going to oversee the implementation and execution of this entire project. So what is the significance of this project? This would of course preserve the cultural heritage for future generations, and it will leverage the expertise of the remaining traditional shipwrights in India. We would also gain insights into the historical interactions across the Indian Ocean, and this will also instill a sense of pride in India's rich maritime heritage. So, what are the benefits of this stitch building method? So, it is relatively low cost method of shipbuilding, and it is a versatile method because using this method we can build a variety of ships. Also, this is a sustainable method of shipbuilding. So the next topic is cinematograph amendment bill 2023. So government, this topic is important for your governance section. Government has recently introduced the cinematograph amendment bill 2023 in Rajya Sabha, and the bill seeks to amend the Cinematograph Act of 1952, and it brings harsher punishments for film piracy. Apart from that, film classification has been overhauled. Earlier there was just UA and A category. UA meant that it is meant for people below the age of
I'm sorry, it is meant for people above the age of 12. But now within this UA category, three new classifications have been introduced: UA 7 plus, UA 13 plus, and UA 16 plus. So this 7, 13, and 16 are basically ages. So there is also strict laws being brought, or strict punishment being brought for against privacy. Piracy. So this act of piracy will now be considered an offence legally. So what is the Cinematograph Act 1952, which is now being amended? So under this act, films were being exhibited in accordance with the limits of tolerance of Indian society. So this has also established the CBFC, the board, which is appointed by the central government to sanction and certify films. So the board scrutinizes the film in its entirety, and a board can make a speaking order of rejection or grant the certificate, which will be valid, which is valid for 10 years. It also authorizes the police to conduct search and seizure if the film is being exhibited in contravention of any of provisions of this particular act. So the next topic is mRNA vaccine. This topic is important for your science and tech section. Researchers have recently developed an mRNA-based vaccine against malaria-causing parasite Plasmodium. So what is mRNA? It is basically a type of single-stranded RNA which is involved in protein synthesis, and it is made up from DNA template during the process of transcription. So what is the role of this mRNA? So basically it carries protein information from the DNA in the cell's nucleus to the cell cytoplasm, which is the watery interior. mRNA basically is a nucleic acid. And how these mRNA vaccines are made? So mRNA vaccines basically work by introducing a piece of mRNA which corresponds to the viral protein, and then by using this mRNA, cells can produce the viral protein, and once it is injected into the body, then the immune system recognizes this viral protein and they produce antibodies against them. Once these antibodies are produced, in case of any future infection, the body recognizes this viral protein of that particular virus, and then these antibodies start functioning against that viral protein or the virus as a whole. So how are these mRNA vaccines made? So to make an mRNA vaccine, scientists must first identify a protein on the outside of the virus. Then they must choose that protein which is sufficiently different from proteins on the outside of the body's own cells. Then they identify the DNA which has the information for making the target protein, and then of course scientists use that DNA to produce the mRNA for the target protein. Okay, so the next topic is Ranjit Sagar Dam. This topic is important for our economy section. So recently, Ranjit Sagar Dam project has achieved a new record, and it has produced 153.97 lakh units of electricity in a single day in its 4 units. So Ranjit Sagar Dam is also known as Thane Dam. It is a major water reservoir and hydroelectric power project located on the Ravi River of state of Punjab, and it is a concrete gravity dam which is having a height of about 162 meters, and it was completed in the year 2000. So this has also created a vast reservoir known as Ranjit Sagar Lake or Thane Lake, and it has an installed capacity of 600 megawatts. So what is the Ravi River? It originates in the western Himalayas in the Multan Tehsil of Kangra district of Himachal Pradesh, and it flows through the Indian state of Punjab and enters Pakistan, where it eventually joins the Chenab River. Okay, so the total length is about 720 kilometers, and the most of the river falls in Pakistan. So Ravi River has several tributaries both in India and Pakistan. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time on Monday now. Until then, goodbye and take care.